नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, पश्चिम बंगाल के तो जो हालात हैं वो है ही हैं, लेकिन तमिलनाडु में नई सरकार की गठन की तैयारी शुरू हो गई है। एक्टर विजय को की जो पार्टी है टीवीके, उसको जिस तरीके का बहुमत मिला, बहुमत से जो उनकी दूरी थी उस दूरी का साथ जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है। यानी कांग्रेस का ये हाथ का साथ विजय के साथ जुड़ गया है और इसके चलते अब वो सरकार बनाने की प्रक्रिया में निकल चुके हैं। अब वो राज्यपाल से मिलने और वो सारी प्रक्रियाएं उनकी होनी है, उस पर हम बात करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर के एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उस प्रेस रिलीज में कांग्रेस ने समर्थन मांगे जाने का और समर्थन देने की पूरी पूरी बात सबके सामने खुल करके रख दी है। साथ में केसी वेणुगोपाल बाकायदा सामने आए मीडिया के, उन्होंने बताया कि कैसे इस समर्थन का जो है वो ये समर्थन कैसे कांग्रेस ने डिसाइड किया। वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, मैं उसको सुनवा देता हूँ, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूँ। सुनाइए जरा केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। By ways about the Tamil Nadu political situation. Basically, post-election scenario. Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, LOP, Lok Sabha Rahul Gandhi ji, in charge Girish Choudhary ji was there. The President of TVK, T.D. Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. T.D. Vijay has spoken about drawing inspiration from Perum Talevar Kamaraj also. Accordingly, the Congress leadership has directed the TNCC to take a final decision on T.D. Vijay's request, keeping in view the sentiments of the state reflected in the electoral verdict. That's all. Thank you very much. सर, तमिलनाडु में एक्टर विजय की सरकार बनवाना राहुल का ये जो खेल है, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? क्योंकि खबर जिस तरीके से मिल रही थी कि एआईएडीएमके में तोड़ फोड़ करवा करके, टूट फूट करवा करके और भारतीय जनता पार्टी विजय के साथ जाना चाह रही थी, वो एक बड़ा प्लान चल रहा था। इस लिहाज से कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक उसको समझा जाए, कितना बड़ा खेल माना जाए राहुल गांधी का ये? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इसकी पहल की विजय ने, जैसे ही उनको जो नंबर्स आए उसके बाद कि भाई कांग्रेस, पहले राहुल गांधी ने उनको बधाई दी, फोन किया और सारी शाबाशी दी जो भी किया। उसके बाद विजय की तरफ से उनको फिलर आए कि आप हमारे साथ आइए और हम सेक्युलर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाना चाहते। और डीएमके के साथ उनकी खास अदावत है विजय की, ये आपको बिल्कुल क्लियर है, सारे देश को क्लियर है। और कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि एआईडीएमके का सारा रिमोट इस समय किसके पास है। कहने को एआईडीएमके वहां की पार्टी है, लेकिन वो पर्दे के पीछे जो सारे का सारा ऑपरेशन, जब से जयललिता जी गई है तब से बीजेपी का जो खेल रहता है, जो हस्तक्षेप रहता है, उस सारे में था। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा टेक्टिकल गेम किया। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी डिले के लिए जानी जाती है कि हर चीज को लटका के रखो, ये मीटिंग वो मीटिंग, फला वर्किंग कमेटी, ये सब। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मौके को ताड़ा। और उसमें हुआ ये कि कल शाम को आपने जिस तरीके से देखा, लेट इवनिंग में खड़गे साहब, राहुल गांधी और सारे के सारे जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने बैठ करके बातचीत की और कहा कि भाई इस पे विचार किया जाना चाहिए जो विजय की पेशकश आई। और उस पेशकश के बाद जो एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि हमने दिल्ली से फैसला थोप नहीं दिया, तमिलनाडु के लोगों ने फैसला किया, तो वो फैसला रेफर किया गया तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। और तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस ने आज, जब मैं और आप ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे करीब 1.5 घंटा पहले ये घोषणा की कि हम एक सेक्युलर अलायंस बनाने जा रहे हैं। और जो कल शपथ लेने वाले हैं विजय बतौर मुख्यमंत्री, आज शाम को, अभी जब मैं और आप ये शो कर रहे हैं उससे कुछ देर बाद, यानी कि जब तक शो रिलीज होगा उससे पहले, वो राज्यपाल से मिलकर अपना दावा पेश कर चुके होंगे विजय। और कल वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई के अंदर। तो उन्होंने ये चिट्ठी जारी कर दी और बाकायदा ये भी शर्त लगाई कि बाकायदा कि अगर आपने किसी भी कम्युनल फोर्स के साथ, मतलब कंडीशनल सपोर्ट है वो, अगर आपने किसी भी रूप में
किसी कम्युनल फोर्स के साथ लिया तो हम आपके साथ नहीं देंगे। ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट के आधार पर, सीट शेयरिंग के आधार पर, वो सारी चीजें उसके हिसाब से ये अलायंस तय किया गया है। इसमें बेसिकली दिख रहा है कि तमिलनाडु कांग्रेस ने फैसला किया है, लेकिन कनाइवेंस पूरी की पूरी दिल्ली की भी है, पार्टी मुख्यालय की भी। और उसमें आप देखेंगे कि केवल कांग्रेस का सपोर्ट नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनको इंश्योर किया कि हम केवल कांग्रेस का नहीं, आपको जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, करीब करीब 13 सीटें हैं उनकी, 5 कांग्रेस की हैं। बेसिकली देखिए, तमिलनाडु में खेल समझना पड़ेगा। टीवी की कहने को 108 सीटें हैं, लेकिन विजय खुद 2 सीटों से जीते हुए हैं, तो एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, तो प्रैक्टिकली 107 सीट रहेगी। और उनको सरकार में पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम 11 सीट और चाहिए। तो वैसे में उनको अकेले कांग्रेस की सपोर्ट से तो काम चलता नहीं। तो 5 कांग्रेस की सीट, और बाकी कांग्रेस ने उनको प्रॉमिस किया है कि हम जो हमारे बाकी एलाइज भी हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और जो भी जिनसे हमारा जो संपर्क है, उसके अंदर वीसीके है, सीपीआई है, सीपीएम है और आईयूएमएल है, उन सब की सपोर्ट भी आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो छोटी पार्टियां हैं उनका भी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं दिलाने का काम करेंगे। और ये छोटी पार्टियां हैं कि इनकी सीट है इस बार 14, तो कुल मिलाकर के 14, 5, 19 और 107, 126 सीटों का ज्यादा ही आंकड़ा तो 118 का है। तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं अचीव करने में कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की है। और आज 3:30 बजे वो उन्होंने दावा पेश कर दिया राज्यपाल को। राज्यपाल स्पेशली केरला में थे, वहां से चल करके आए, और अब कल की शपथ का कार्यक्रम तय किया जाए। अब सर ये एक तो नंबर्स पे मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो आंकड़ा कुल जोड़ तोड़ के बाद आ रहा है, कितना सुरक्षित है, कितना सेफ है, वो जरूर उस पर एक लाइन बोल दीजिएगा। और दूसरा, इसके बाद जो चीजें हैं, जिस तरीके से केशव वेणुगोपाल सामने आए, उन्होंने बताया कि कैसे ये प्लान किया गया, इन सारी चीजों में जो एक्टिव, जिस तरीके से जितना एक्टिव कांग्रेस दिखी है, उसके क्या मैसेज है, और इससे क्या डीएमके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पे भी कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बेहतरीन सवाल है राम प्रकाश जी। देखिए, इस बार जो परिस्थिति थी, आपने पूरा चुनाव कैंपेन देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन संबंध होते थे स्टालिन के और राहुल गांधी के, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री होती थी। लेकिन इस बार पूरे कैंपेन के दौरान आपने उनको कहीं भी ज्वाइंट रैली को संबोधित करते हुए नहीं देखा होगा। व्यक्तिगत हैप्पी बर्थडे और ये सारी चीजें, प्लेजेंटरी एक्सचेंज, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में और कार्डर्स के बीच में खास तौर पर एक खास तरह का डिस्ट्रस्ट था। और बहुत सारे कांग्रेस के लोग, जिनमें जो राहुल गांधी के करीबी रणनीतिकार भी 1-2 हैं, वो लगातार डीएमके के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी की भी इच्छा कहीं ना कहीं ये थी कि टीवीके के साथ, क्योंकि वो पॉपुलर जो सेंटिमेंट था स्टेट का, उसको समझ पा रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि कहीं विजय के साथ, क्योंकि उनकी पुराने उनके साथ भी संबंध है और उनके पिताजी के साथ भी संबंध है, और जिस तरीके की रिपोर्ट्स उनके पास थी, ये डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, और वैसे में टीवीके के साथ जाना चाहिए। लेकिन तब खड़गे साहब और बाकी जो कुछ लीडरशिप तमिलनाडु की थी, उन्होंने राहुल गांधी के इस आइडिया को नहीं माना, तो वो बात सिरे नहीं चल पाई। तो बेसिकली जैसे ही रिजल्ट आए और जो पहल उधर से आई कि भाई आप हमारे साथ समर्थन कीजिए और नंबर्स हमारे पक्ष में है, आप अगर आएंगे तो वो सारी एक बैकग्राउंड के साथ ये सरकार बनने जा रही है। आपने बहुत बढ़िया सवाल ये किया कि इस सरकार की लॉन्जिविटी का क्या होगा जब मोदी और शाह दिल्ली में गिद्धदृष्टि लगाए बैठे। देखिए, दक्षिण का मामला है, वैसे तो देश में वो किसी को नहीं बख्शते, जिस तरह का उनका पूरा सिस्टम है, तो बख्शते किसी को नहीं। लेकिन यहाँ उनकी एक छोटी सी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है? एज ऑफ नाउ ना तो वो विजय को छेड़ सकते, क्योंकि नई नई सरकार बनने जा रही है, और पॉपुलर सेंटीमेंट खास तौर पर यूथ, उनके चुनाव, उनकी पसंद से ये सरकार बनने जा रही है। तो मन तो वो जरूर महसूसेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा दाव लग जाता, हम एआईडीएमके के साथ सेटिंग करा देते, और वो सेटिंग किसी के साथ भी करा सकते हैं, वो डीएमके के साथ भी करा सकते हैं, जिस तरह की मशीनरी उनके पास है, जो एजेंसी से लेकर सारी चीज। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बाजी मारी इस बार फैसला लेने में, वो अपने आप में एक नई चीज है, वो एक व्यवहारिक अप्रोच भी है कि कोई चीज, क्योंकि उनको तो देखिए विजय को तो समर्थन चाहिए, अगर कांग्रेस वो जुगाड़ नहीं कराएगी संख्या का, तो क्या होगा? एआईडीएमके के लोगों को वहां घुसा देंगे, और रिमोट किसके पास आ जाएगा? मोदी के पास, शाह के पास और उनकी तमाम एजेंसियों के पास। ये तो आज की तारीख में कम से कम साल 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, उसमें तो इनको इसको छेड़ने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मत मानिएगा कि मोदी और शाह शांति से बैठ जाएंगे, वो हर जगह पे उनकी फॉल्ट लाइंस को तलाशने की कोशिश करेंगे, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ जो जो किया जा सकता है वो शत्रुवत व्यवहार उनका, या तो वो होते हैं या उनके शत्रु होते हैं, वो व्यवहार यहां भी जारी रहेगा। लेकिन आपको आफ्टर सम टाइम, आपने कहा कि ये जो ओवरऑल स्थिति है
ये बेसिकली आज की तारीख में कांग्रेस के लिए भी अच्छा है और तमिलनाडु के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पॉपुलर मैंडेट है सारी परिस्थितियों के बावजूद, SIR ये वो सब कुछ करके। और उसके अंदर बेसिकली आपने कहा कि डीएमके के साथ, देखिए एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं, काफी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी का डीएमके के साथ पहला अलायंस याद कीजिए कब हुआ था, 1971 में, 71 में। उसके बाद अलायंस बनते रहे, टूटते रहे, ये होता रहा, वो होता रहा। जब कांग्रेस पार्टी का इंदिरा जी के समय में एक तरीके से विभाजन हुआ था, तो आपको ध्यान होगा 1967 में, 1967 में कांग्रेस पार्टी को हराया डीएमके नहीं था करुणानिधि के नेतृत्व में, और उनके बीच में बहुत ज्यादा आपस में अदावत थी और सारी चीजें थी। उसके बाद व्यवहारिक पॉलिटिक्स को देखते हुए 71 के अंदर वो अलायंस किया गया, लोकसभा के लिए भी, असेंबली के लिए भी, बीच में टूटा वो, फिर 2004 के बाद लगातार वो चल रहा है। और ये अलायंस टूटने का सवाल नहीं, ये कहीं ना कहीं एक अप्रोच का सवाल है। आज जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। वो कहा है कि ये गठबंधन केवल इस राज्य सरकार तक नहीं है राम प्रकाश जी, ये आगे आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी जारी रहेगा। अब आपने कहा कि ओवरऑल इंडिया अलायंस के ऊपर क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में होते हैं। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, आप लेफ्ट को देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो स्टेट्स के अंदर उनके साथ अलग लड़ती हैं, इंडिया अलायंस के मामले में बैनर खींचा जाती है। तो जिस तरीके के संबंध, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये बात तो डीएमके भी नहीं चाहेगी किसी सूरत के अंदर कि जिन परिस्थितियों में वो चुनाव हारे हैं, उसके बाद सरकार का कंट्रोल कहीं ना कहीं मोदी और शाह के हाथ में जाए, एआईडीएमके के हाथ में जाए। विजय तो रिलेटिवली नए हैं, तो वैसी सूरत में वो विन विन सिचुएशन है, प्रोवाइडेड वो कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते जिस तरह की परिस्थितियां बनने जा रही है। और भी तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो अलग होते हुए, अलग चुनाव लड़ते हुए भी सारे के सारे साथ इंडिया अलायंस के ब्लॉक के नीचे रहते हैं। और इंडिया अलायंस का ब्लॉक एज ऑफ नाउ, जब आज मैं बात कर रहे हैं, अगले 4-6 महीने तक कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई क्रांतिकारी काम करने भी नहीं जा रहा है समझ। अब जब स्थिति कब बढ़ेगी, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, अगले साल जो चुनाव आने वाले, इस साल तो अब कोई चुनाव और है नहीं, तो वो सारी की सारी सूरत, व्यवहारिक अप्रोच राजनीति के अंदर वो इंपॉर्टेंट होती है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा पोमेरियन किस तरीके का शोर मचाएंगे कि अपॉर्चुनिज्म है, डीएमके को ये कर दिया, वो कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जब भी इस तरह का काम करती है तो उनका मास्टर स्ट्रोक होता है। अगर बीजेपी के विरोधी कर दे तो वो अपॉर्चुनिज्म हो जाता है। तो वो सारा आपको प्रोपेगेंडा थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। बड़े इंटरेस्टिंग तर्क दिए जाएंगे, बड़े विभत्स कुतर्क दिए जाएंगे। वो इस देश की एक सामान्य नीति बन चुकी है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि तमिलनाडु स्टेट के लिए, वहां के यूथ के लिए, एक प्रोग्रेसिव विजन के लिए एक नया व्यक्ति आया है, उसका कोई बैगेज नहीं है, तो कुल मिलाकर के तमिलनाडु को एक नया एक्सपेरिमेंट। और देखिएगा कमाल की बात यह कि 59 साल बाद, आफ्टर 59 ईयर्स, कहने को कोई पहली बार कोई गैर द्रविड़ियन पार्टी की सरकार बन रही है तमिलनाडु के अंदर। ये भी बहुत ही बड़ी बात है। 59 साल, 59 ईयर्स। इससे पहले लगातार आपने देखा 67 के बाद, 1967 के बाद तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके, कभी वो, उसके अलावा कोई सरकार नहीं बनती। तो टीवीके की सरकार बन रही है, तो एक नया प्रयोग है, लोगों की एक नया विजन है, एक नई उमंग है, खासतौर पे यंगस्टर्स की। तो उस सारे का एक भागीदार बनने के लिए राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है। जी, अब जिस तरीके से सर हमने देखा वोट चोरी को लेकर के, आंकड़ों को लेकर के, और जो सबसे पॉपुलर टर्म रहा इस चुनाव में, जिसका पश्चिम बंगाल में भाजपा ने खूब इस्तेमाल किया, घुसपैठिया, उसका इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद फिर एक नई चर्चा शुरू हुई, एक नई बहस शुरू हुई, जिसमें वो तमाम सरकारों पर ही उन्होंने घुसपैठिया होने का आरोप लगा दिया है। ये सारी चीजें किस तरफ जाती हुई दिख रही हैं? राहुल गांधी के इस ट्वीट का क्या मायने निकाला जाए और कितना महत्वपूर्ण माना जाए ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में जबरदस्त आरोप है? ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है कि वो इस्तीफा देंगी, इस्तीफा देने नहीं जाएंगी, ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो मान रही है कि मैंडेट उनको मिला है, चुनाव चुरा करके मुझसे जो है वो छीना जा रहा है। ऐसे में राहुल का ये ट्वीट कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ में दूसरी पार्टियों के हिसाब से अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो कितना बड़ा मैसेज है? राम प्रकाश जी, आपने कल भी इस बात पे चर्चा की थी, पूरा कल इस पे शो किया था। काश ममता बनर्जी को ये बात आज से 6 महीने 8 महीने पहले समझ में आ गई होती। जब राहुल गांधी, चाहे महाराष्ट्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो दिखा रहे थे कि कैसे वोट काटे जा रहे हैं और कैसे वोट जोड़े जा रहे हैं।
महाराष्ट्र का कंक्रीट उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया, हरियाणा का दिखाया, कर्नाटक का दिखाया। तब तो जो उनके भतीजे थे अभिषेक बनर्जी, तब तो उन्होंने उसको सीरियसली लिया नहीं। सेम वाज द केस ऑफ अपने अखिलेश यादव ऑल्सो। तो आज की तारीख में वो जो सब ये कर रही है, अगर उन्होंने ये बात 6 महीने पहले की होती और एक सीनियर मुख्यमंत्री होने के नाते, अब देखिए ना आज की तारीख में ममता बनर्जी के साथ कौन खड़ा हुआ जब ये सारे का सारा खेला हो गया। उनके साथ तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी खड़े हुए ना, और कोई तो खड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले राहुल ने फोन किया, उसके बाद सोनिया गांधी ने बात की, और खुद ममता बनर्जी ने उनको फोन करके ये बताया कि सोनिया जी का भी फोन आया था। तो अगर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पहले जाग गई होती तो क्या ये परिस्थिति उनके साथ हो पाती? क्या अगर वो बैठ जाती दिल्ली में राहुल गांधी के साथ और वो सारी चीजें समझ पाती कि ये चीजें कर रहे हैं, और बंगाल तो इनका आज से नहीं बहुत पहले से टारगेट था, आज से नहीं था, तो वो सारी की सारी परिस्थिति अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारा काम तो होना ही था। और ये मेरी एक बात मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे, आज फिर पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, अगर विपक्ष अब भी नहीं जागा तो केवल इंतजार कीजिए, अगले साल अखिलेश के साथ भी यही होने वाला है। ये नहीं बख्शेंगे किसी। जिन जिन लोगों ने 240 पे इनको समेटने में कांग्रेस की मदद की, उनमें से किसी को बख्शने वाले नहीं है। ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच है, और ये केवल चुनाव हराते नहीं है, राम प्रकाश जी माफ कीजिएगा, ये सामने वाली पार्टी को, विरोधी को डेसिमेट करते हैं, उसका सर्वनाश करते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी को 15,104 वोटों से हरा दिया, कैसे? भवानीपुर के अंदर 51,000 वोट काट के। स्टालिन को चुनाव हरवा दिया 1 लाख वोट काट कर। उधर से केजरीवाल जिस तरीके से चुनाव हारे थे, तो क्या ये जो अपोजिशन की छोटी रीजनल पार्टी थी, क्या इनको ये समझ में नहीं आया था? और क्या ये अब भी समझने को तैयार है? अब ममता बनर्जी की एज ऑलरेडी 71 है, ठीक। उनके भतीजे ने अभी तक वो सारी के सारी राजनीति की जो चीजें होती है, वो सत्ता में रहना एक बात है, लेकिन अपोजिशन का संघर्ष बहुत दूसरी बात है। इस सारे के अंदर कल राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा, अपनी ही पार्टी के लोगों को बहुत बुरे तरीके से स्लम किया था कि तृणमूल के हार के ऊपर ये उत्सव मनाना बंद कीजिए और इस देश के लोकतंत्र की सोचिए। आज उन्होंने उसी कड़ी में एक और ट्वीट किया, और वो ट्वीट नहीं है, वो इस देश के लोगों के लिए एक मैसेज है, खासतौर पर अपोजिशन पार्टीज के लिए भी और डेमोक्रेसी के प्रेमियों के लिए भी। उन्होंने क्या कहा, मैं कोट कर रहा हूं, वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार चुराई जाती है। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद चोरी से जीता है। हर छठे सांसद का मतलब समझते हैं 240 में से ऑलमोस्ट 40। और वित्त मंत्री के पति देव प्रभाकला जी तो और भी उससे आगे जाते हैं, वो तो डेटा के साथ ये बताते हैं कि बीजेपी अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो 160 से ऊपर नहीं जाती, तो सरकार कहां से बननी थी? सरकार 200 में भी नहीं बननी थी। फिर राहुल कहते हैं पहचानना मुश्किल नहीं है, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें, यानी कि उनको उन्हीं की टोन में, उन्हीं के टेनर में जवाब दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं हरियाणा में यहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। उन्होंने पूरा डेटा दिया था, आज तक हरियाणा सीओ ने जवाब नहीं दिया, ज्ञानेश गुप्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, और ना कभी देंगे, क्योंकि पता है सत्ता में काबिज हो गए, बात खत्म, कौन पूछ रहा है। जुडिशरी का हाल आपने देख लिया, जिस तरीके से जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रियाओं को तोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते, अनकोट। ये राहुल गांधी का आज का ट्वीट है। इसका मतलब क्या है कि वो आज भी कहीं ना कहीं देश के लोगों को इस देश की डेमोक्रेसी की जो गत बना दी गई है, एक तो उसको याद दिला रहे। और राहुल गांधी ने कहा कि 140 के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कहता हूं अगर जो इस देश के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है, जो इस देश में चुनाव की एक प्रणाली है, अगर उसके तरीके से आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा दें लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ, तो भाजपा के 100 सीट भी नहीं आएंगी। राहुल गांधी तो ज्यादा दयावान है तो 140 बता दें। आज आप मोदी जी का कोई वीडियो देख लीजिए, मोदी जी का कोई भी ट्वीट देख लीजिए, उस पर किस तरीके की ट्रोलिंग होती है। आज से 12 साल पहले आप कभी सोच सकते थे? देखिए, रैलियों के अंदर प्रायोजित भीड़ ले आना एक बात है, पैसे का आपके पास कोई वो नहीं है। चुनाव आयोग की मदद से, पैरामिलिट्री की मदद से, और अपने क्या नाम है, जांच एजेंसियों की मदद से जो आप सत्ता हथिया रहे हैं, इसका तो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल नंबर 1, और नंबर 2 असम। जब असम में जो परिसीमन का खेल किया जा रहा था, तब विपक्ष ढीला पड़ गया, अब उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। रामप्रकाश जी, आप हैरान रह जाएंगे, कल रात को 10:30 बजे के आसपास मुझे एक रिटायर्ड चुनाव आयुक्त का फोन आया, ठीक, नाम तो लेना उचित नहीं रहेगा, और वो इतने दुखी थे, इतने दुखी थे
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस देश के जो चुनाव आयोग ने 74 साल के अंदर जो साख कमाई थी वो इन लोगों ने पिछले 6 साल के अंदर बर्बाद और नष्ट करके रख दी। आज पूरी दुनिया में हमारी खिल्ली उड़ रही है। और वो बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हुए भी मुझसे ये पूछ रहे थे रात को लेट नाइट में, काफी एज हो गई है, मुझसे कहते हैं कि क्या ये डेमोक्रेसी बच भी पाएगी अब, और क्या ये डेमोक्रेसी है भी। और तमाम लोगों के उन्होंने उदाहरण दिए, तमाम देशों के उन्होंने उदाहरण दिए कि क्यों ये सत्ता जो आज की तारीख में है, क्यों इस देश के अंदर सिविल वार और उस तरह की स्थिति लाने पर आमदा होगी। खासतौर पर उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया चुनाव आयोग का, उसके बाद जो न्यायपालिका की भूमिका रही और जिस तरीके के कुतर्क न्यायपालिका की तरफ से आए, वो आप सोचिए, जो लोग कल तक चुनाव के लिए एक एक वोट सुनिश्चित करते थे कि कोई रह ना जाए पहाड़ों में, जंगलों में, दूर स्थानों पर, 3-3 दिन तक चल करके कहते हैं हम पोलिंग पार्टियां भेजते थे, और आज 91 लाख वोटों का आपने वो कर दिया थिया पाचा और कोई पूछने वाला नहीं। और सबसे ज्यादा पीड़ा उनकी इस बात में थी कि एक सीजीआई की बेंच का जज ये कहता है कि इस बार वोट नहीं दे पाओगे तो क्या अगली बार दे दीजिए। तो ये आज मेरी रात की भावना नहीं है, ये इस देश के चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके लोगों की पीड़ा है। उनके कहीं ना कहीं मन का क्रंदन है कि इस देश की डेमोक्रेसी को कहां ले आए हो आप। जो संस्थाएं जो संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक प्रावधानों को बचाने के लिए, लोकतंत्र को कायम रखने के लिए जिस तरीके से बढ़ाई गई थी, और आज वही उसकी सुपारी लिए घूम रही है लोकतंत्र की, ये देखना अपने आप में बड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो वोट का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ये कैसे कह सकती है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं, अगली बार वोट डाल दीजिए। तो इस बात पर जब एक रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक पीड़ा हो सकती है, तो इस देश के आम आदमी कब जागेगा, इस देश का विपक्ष कब जागेगा, और इस चुनाव को लड़ने का कोई लाभ भी है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी वही बता रहे हैं। जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो तो सबको दिख रही है, सबके आंखों के सामने। एक ठीक है कि एक बड़ा कदम राहुल गांधी की पहल पर उठा लिया गया कि चलिए टीवीके की सरकार वहां पर कांग्रेस समर्थन देकर के बनवा दे रही है, और इससे एक जो कम्युनल फोर्सेस का एक सिस्टम था वो चलिए कुछ दिनों के लिए टल गया। लेकिन जो आपने एक बात कही ना कि सबको जागना पड़ेगा, विपक्ष को जागना पड़ेगा, सवाल ये उठता है जाग के कर क्या लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे आप? सारा सिस्टम उनके हाथ में है, वो जैसे चाह रहे हैं वैसे उसका मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हर बार वो एक नया फॉर्मूला लेकर के आते हैं। भाई पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिस तरीके से सर ये पूरी प्रक्रिया है शुरू से आखिरी तक साफ तौर पे दिख रहा है कि ये सेल्फ डिजाइंड है, बाकायदा इसकी डिजाइनिंग की गई है, चुनाव आयोग ने नहीं किया है, चुनाव आयोग ने नहीं किया। ऐसे में जाग करके क्या कर लेंगे, कैसे भिड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे रोकेंगे इनको? राम प्रकाश जी, डिजाइनिंग छोड़िए आप, चुनाव आयोग तो आजकल चुनाव कार्यक्रम भी घोषित नहीं करता, वो भी कहीं और होता है, चुनाव के चरण भी घोषित नहीं करता, आचार संहिता का भी मुरब्बा डाल देता है, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन आपने कहा लड़ेंगे कैसे? ये निराशा का दौर जो है ना, हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन कभी आपने सुना है कि अंधेरों ने कभी उजाला नहीं होने दिया। अगर इस देश के लोग, आज भी इनके साथ कितने लोग, छोड़ दीजिए बंगाल के अंदर क्या हुआ, बंगाल में आज भी इनकी कितनी वोट, जितनी वोट इनकी है उससे ज्यादा लोग इनके खिलाफ आज भी हैं या नहीं? हाँ या ना? पूरे देश के अंदर इनको कितनी वोट मिलती है? 36 से 37%। वो बाकी 63% कहाँ है? वो लोग इनके साथ तो नहीं है। इसका मतलब केवल सवाल उनको मोबिलाइज करने का है। और जिस तरीके की ये सनातन को मजबूती की बात करते हैं, क्या जो अपोजिशन है पूरे का पूरा, वो सारी चीजें छोड़ के हंगरी मॉडल पर क्या वो एक चीज की कर सकते हैं? ये संविधान सनातन को मजबूत करते हैं, वो संविधान की रक्षा की बात कर सकते हैं और उसके उस पर आगे बढ़ सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर सकते हैं। जब आपके देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, संविधान ही नहीं बचेगा, तो सत्ता में कोई रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आज मोदी है, कल कोई उनसे बड़े वाला आ जाएगा, परसों उससे ही बड़े वाला आ जाएगा। सवाल वो नहीं है, सवाल इस देश को कायदे कानूनों के साथ, संविधान के साथ, नियमों के तहत चलाने का है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो एनजीओ है, ना उसका 100 साल पहले उन बातों में भरोसा था, ना उनका आज भरोसा है। तो उनका तो एक सूत्री एजेंडा है, इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था लाना, राजा है एक और बाकी सारा देश उसका सेवक है। ठीक, मोदी जी का चाल चरित्र और चेहरा देख लीजिए पूरे का पूरा, उनका आचार व्यवहार देख लीजिए। उनसे नाकाम प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में कभी हुआ तो बता दीजिए आप। और उसके बावजूद आपके सारे पोमेरियन
सुबह से शाम तक उनको शहंशाह बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। कल तो मैं आपके सारे प्रचार पत्र देख रहा था, वो जो बंगाली धोती को लेकर के जिस तरीके से चल रहा था, उसको सारे को सुपरस्टार के तौर पर पेश कर दिया भाई, एज इफ ही इज ए मॉडर्न। क्या किसी ने सवाल पूछा कि SIR किस डिजाइन के साथ की गई, क्यों की गई? असम के अंदर आपने एक तरफा चुनाव कैसे करवा दिया? वो जो आपने जो डिजाइन किया है अपना क्या नाम है डिलिमिटेशन, अगर वो पूरे देश में होगा तो आपको पता है क्या होगा? जो 2 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि 500 प्लस सीट इनकी आएंगी, और उसके बाद जो परिस्थिति होगी कि 2 फला की 4 फला की, वो केवल नाम की डेमोक्रेसी। और याद कीजिएगा आप 2024 के चुनाव का परिणाम, लोकसभा चुनाव का परिणाम, मैं और आप ही थे, चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर यही परिस्थितियां रही तो 2029 तक ये रशियन मॉडल ला करके छोड़ेंगे। जो आज बंगाल के अंदर हुआ है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा, ये भी ये तय करेंगे। उसका इनिशियल एक्सपेरिमेंट इन्होंने बिहार में किया था, याद रखिएगा, और अब इन्होंने यहां किया। तो अपने असम के अंदर क्यों नहीं कराई SIR? क्योंकि वहां सारी व्यवस्था डिलिमिटेशन के जरिए कर ली गई थी। तो जहां पर जो फॉर्मूला, जो डिजाइन लागू होता है, वो ये करा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कल मुझे किसी ने बताया, और किसने क्या बताया, जोगेंद्र यादव बता रहे थे शाम को। उन्होंने कहा कि जो काम अपने क्या नाम असम के अंदर जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है, वो उसको अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे सारी सीटों को, तो आपको एक ही चीज पता लगेगी कि डिलिमिटेशन करने वाले आदमी के पास ना केवल AI था, बल्कि उसके पास असम के हर बूथ का डेटा था, वोटिंग, और उसके आधार पर, उन वोटिंग पैटर्न्स के आधार पर पूरे का पूरा डिलिमिटेशन बंद कमरे में बैठ के कर दिया गया, बाकी औपचारिक जमा बना दिया गया। और अपने इसके रशिया में क्या होता है सर, उत्तर कोरिया में क्या होता है? अभी तो आपने बंगाल में 96%, 97% के दावे सुने ना, और थोड़े दिन पहले नॉर्थ कोरिया में क्या सुना था कि 99% प्लस वोट हुआ है। तो आप मोदी जी को कितना दूर मानते हैं उस काम से? इसलिए राहुल गांधी वो बात कह रहे हैं जिसको इस देश को समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। और एक छोटा सा ऐड कर दूं, जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के विधायकों ने और सीनियर लीडर्स ने TVK के चीफ विजय से मुलाकात उनकी चल रही है, जब वो दावा पेश करने जाए उससे पहले। ये बहुत सारे सवाल है। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं डेटा को लेकर के, कई बार सामने वो आ चुके हैं। अंदाजा लगाइए, 45%, लगभग 46% वोट पा करके पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 200 प्लस सीटें लेकर के आती है, 207 सीटें लेकर के आती है। 40%, लगभग 41% वोट लेकर के TMC ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो 80 सीटों पर सिमट जाती है। फासला 5% वोटों का है, लेकिन सीटों का जो अंतर है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई जो बहुत कम मार्जिन से जीत हार होती है तो इसकी वजह से पक्ष और विपक्ष का मार्जिन जो है वो घटा बढ़ा दिखता है, ये वोट चोरी साबित नहीं करता। लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे सबूत है जो दिया जा चुका है। अभिषेक बनर्जी का जो चैलेंज है, चुनाव आयोग 12 बजे से 6 बजे तक का काउंटिंग का वीडियो जारी कर दे, कर दीजिए। वहां काउंटिंग में तो कोई ऐसा नहीं था ना कि महिलाओं की इज्जत चली जाएगी, वो भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए चैलेंज, उस पर भी बात होगी, अलग से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।